Hello everyone, how are you all? So we are discussing in previous class what is the commercial bank and functions of the commercial bank. So today we are discussing about the central bank and its functions. So central bank क्या होता है? Central bank is the apex institution. Apex का मतलब होता है कि मेन, जो इसके पास क्या है किसी चीज की मतलब कि सेंट्रल बैंक क्या है? अपेक्स इंस्टीट्यूशन इज इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि हमारी पूरी कंट्री में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए क्या है? सेंट्रल बैंक क्या अपेक्स है, जिसके पास क्या है? नोट इश्यू करने के लिए सोल अथॉरिटी है एंड सोल आरबीआई को और भी बहुत सारे राइट है जिनके बारे में अपन देखते हैं। तो ये क्या है? सबसे मेन इंस्टीट्यूट है इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए। It is specifically interested the responsibility of formulating the monetary and credit policy of a country, जिसके पास मतलब कि जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे ज़्यादा किस चीज़ की? मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ ए कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी बनाना कि कब किस टाइम पे कितने नोट इश्यू करने हैं, कहाँ करने हैं, एंड क्रेडिट पॉलिसी मतलब कि क्रेडिट मतलब कि किससे क्या बोरोइंग करना है, ये सारी पॉलिसी बनाने के लिए क्या आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक क्या रिस्पॉन्सिबल है। ऑल द कंट्रीज इन वुड हैव देयर सेंट्रल बैंक्स, मतलब कि सभी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो डिफरेंट नाम से होता है। तो इट इज़ कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, जो क्या हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। इन इंडिया सेंट्रल बैंक नोन एज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या है? सेंट्रल बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। बैंक ऑफ इंग्लैंड इन इंग्लैंड में क्या है? सेंट्रल बैंक का नाम बैंक ऑफ इंग्लैंड। एंड यूएसए में क्या है? द फेडरल रिजर्व सिस्टम इन द यूएसए। तो ये क्या है? डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में, जो क्या है इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में। हमारा इंडिया के लिए सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई स्टेब्लिश कब हुआ था? आरबीआई स्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935। और किस एक्ट के मतलब कि एक्ट मतलब कि अपन जब भी कुछ भी स्टेब्लिश होता है तो उसके लिए कोई एक्ट होता है, तो वो एक्ट कौन सा था? एक्ट 1934। आरबीआई 1934 एक्ट के मतलब कि स्टेब्लिश हुआ था। 1934 में ये कर दिया गया था कि आरबीआई होगा, फिर वो स्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935। और इसका इनिशियली हेड ऑफिस कहाँ था आरबीआई का? मतलब कि जिस टाइम पे ये बैंक बना था उस टाइम पे इसका हेड ऑफिस था कोलकाता में। फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में। तो जो आज भी कहाँ है? मुंबई में ही है, जहाँ पे मतलब कि जो हमारे गवर्नर बैठते हैं, जो जहाँ पे गवर्नर की हेड ऑफिस है, और जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट की जाती है तो वो सभी कहाँ पे होते हैं? मुंबई में ही है। अपन थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो आरबीआई सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड द बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक तो क्योंकि हमारे जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सबका बैंक कौन सा होता है? आरबीआई। मतलब कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सबका भी अकाउंट होता है, वो किस में होता है? आरबीआई में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अकाउंट किस में होता है? आरबीआई में होता है, मतलब कि सेंट्रल बैंक में होता है। और क्या करता है आरबीआई? करेंसी इश्यू करता है, करेंसी को सर्कुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आ गया करेंसी इश्यू करना एंड करेंसी को सर्कुलेट करना। और ये क्या होता है? सेल्फ रेगुलाइजिंग, मतलब कि ये खुद ही रेगुलेट करता है इसको, मतलब कि आरबीआई के ऊपर कोई दूसरी बैंक नहीं है। तो ये क्या है? सेल्फ रेगुलाइजिंग।
सो अब देखते हैं अपन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है। तो फर्स्ट वन इज द बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट। तो आरबीआई क्या करता है, बैंक को इश्यू कर, इसके लिए इसके के पास क्या है, सोल अथॉरिटी। तो जितनी भी करेंसी होती है 2 एंड अबोव, उन सभी के इसके पास क्या है, सोल अथॉरिटी है। और एक जो वन का मतलब जो नोट होता है या जो कोइन भी होता है उसको इश्यू कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बाकी जितनी भी करेंसी है उसको कौन इश्यू करेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके पास इसकी क्या होती है, इसके पास इसकी सोल अथॉरिटी होती है। तो ये क्या करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी से को फ्रेम करता है कि कहाँ पे कितना कब कितना सर्कुलेट करता है। तो वो सारा काम किसका होता है, आरबीआई का। तो फर्स्ट वन इज द बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट्स। तो हमारे जितने भी नोट्स होते हैं उनको आरबीआई इश्यू करता है। सेकेंड वन इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट के लिए भी एक बैंक है। गवर्नमेंट का अकाउंट हम सभी का क्या है, कॉमर्शियल बैंक में अकाउंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट का कहाँ होता है, आरबीआई में। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को भी नीड हो जाती है पैसों की समटाइम्स, कि गवर्नमेंट के पास भी कई ऐसी मजबूरी आ गई कि उसको पैसे की नीड है। तो वो कहाँ से लेता है, वो आरबीआई से लोन ले लेता है गवर्नमेंट। तो इसके लिए क्या, ये गवर्नमेंट के लिए भी बैंक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करवाता है। एंड थर्ड फंक्शन इज द बैंकर्स बैंक। तो आरबीआई क्या होता है, मतलब जो भी सेंट्रल बैंक होता है वो कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सभी का भी बैंक होता है। तो इट्स ऑफर्ड लोन टू कॉमर्शियल बैंक एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देम। तो ये क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को लोन्स भी देता है और उनके डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है, इसलिए क्या ये बैंकर्स बैंक है। तो द रेट विच कंट्रोल बैंक ऑफर्स लोन टू कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट, आरआर। तो रेपो रेट क्या होती है, समझते हैं अपन इसको एक बार। मतलब कि ये कॉमर्शियल बैंक है हमारी और ये आरबीआई है। तो कई बार क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक के मतलब कि इनको कई बार क्या, इनको भी कई बार लोन की नीड हो जाती है, क्योंकि इनके कई बार जिस चीज़ों से मतलब कि जो इनके डिपॉजिट है वो सब एक साथ ऐसे मांग आ जाते हैं और इन्होंने लोन दे रखा है, तो इनको भी कई बार क्या लोन की नीड हो जाती है। तो फिर वो कहाँ जाते हैं, वो आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई से लोन मांगते हैं। तो उसके लिए आरबीआई क्या करता है, इनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो इंटरेस्ट रेट क्या होती है, रेपो रेट। और सेकंड क्या है, द रेट विच कॉमर्शियल बैंक्स पार्क दियर सरप्लस फंड्स विद सेंट्रल बैंक, इट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। जब कॉमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड होते हैं वो डिपॉजिट करवाते हैं सेंट्रल बैंक में, उसको बोलेंगे अपन रिवर्स रेपो रेट। कई बार इसको ऐसा भी बोला जाता है कि जब आरबीआई को नीड होती है तो वो कहाँ आती है, कॉमर्शियल बैंक के पास। तो जो अमाउंट होती है उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। लेकिन ये भी सही है कि अगर आरबीआई अपने सरप्लस को सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करवा रही है तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। फोर्थ फंक्शन इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट लोन्स मैनी मोर टाइम्स देन दियर डिपॉजिट्स। यहाँ पे क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या हमें क्या लोन देती है इन द पब्लिक मैनी मोर टाइम्स। जब भी हमें नीड होती है, मोस्ट ऑफ टाइम में कि हम कॉमर्शियल बैंक के पास ही जाते हैं, हमें जब भी नीड होती है तो हम आरबीआई के पास नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन डिपॉजिट स्टार्ट फियरिंग दैट द बैंक में रन आउट ऑफ इट्स कैश रिजर्व्स, they start withdrawing their deposits beyond with the bank can afford at a time. In such a situation, central bank offer loans to commercial bank to cope with crisis of confidence. जब क्या होता है कि कई बार कि कॉमर्शियल बैंक के अपने रिजर्व में से भी, जिसके पास जितने रिजर्व डिपॉजिट थे उसमें से भी अगर वो क्रेडिट दे देती है, फिर उसके पास पैसे नहीं होते, उस टाइम पे क्या सेंट्रल बैंक इज द हेल्प ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। तो ये सिचुएशन क्या है, सच सिचुएशन सेंट्रल बैंक्स ऑफर लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक विद क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या मतलब कि कॉमर्शियल बैंक के पास कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ऑब्वियसली उसके पास उसके रिजर्व में इस पे पैसे नहीं रहे, तो उस टाइम पे क्या सेंट्रल बैंक क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को ऑफर करती है इन द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पे सेंट्रल बैंक्स ऑफर्स लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक टू कोप विद क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड फिफ्थ फंक्शन इज द
कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, इट एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। जो भी मतलब कि आरबीआई क्या करता है यहाँ पे, आरबीआई मैनेज द एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद व्यू टू अचीव स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी। मतलब कि यहाँ पे दो कंट्री के बीच में एक्सचेंज रेट क्या है, जैसे डॉलर की वैल्यू कितनी है, रुपीज़ क्या, मतलब कि $1 के इक्वल कितनी रुपीज़ है, दिस इज की एक्सचेंज रेट। इट्स हेल्प्स द बैंक इन स्टेबलाइजिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। मतलब कि ये हेल्प करता है कि एक स्टेबलाइजिंग इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, मतलब कि डोमेस्टिक करेंसी में मतलब कि हमारी जो करेंसी है उसको स्टेबलाइज करता है। इट्स हेल्प्स इन परस्यूइंग ए कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसी टुवर्ड्स द बीओपी सिचुएशन ऑफ द कंट्री। बीओपी मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये क्या करता है, जितनी भी हमारी इसकी पॉलिसी के टुवर्ड्स क्या करता है, इट्स हेल्प्स इन परस्यूइंग ए कोऑर्डिनेशन पॉलिसी टुवर्ड्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द करंट कंट्री। एंड सिक्स फंक्शन इज द क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे देयर आर द टू सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक, वन इज द एसबी एंड अदर वन इज द पीएनबी एंड दिस वन इज द आरबीआई। तो दोनों का क्या मिनिमम रिजर्व यहाँ पे डिपॉजिट रहता है, तो इनका जो भी मिनिमम रिजर्व उसका सीआरआर, तो यहाँ पे कुछ क्या दोनों का डिपॉजिट यहाँ पे रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जितनी भी है, जितना भी डिपॉजिट है उसका मान लेते हैं एक बार 10% है, और इसका भी 10% यहाँ पे डिपॉजिट है आरबीआई के पास में। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कई बार दो कॉमर्शियल बैंक भी क्या आपस में क्रेडिट लेती है, दोनों उधार लेती है। तो यहाँ पे क्या एसबीआई, यहाँ पे पीएनबी ने एसबीआई से उधार लिया था, तो फिर क्या हो रहा है कि पीएनबी उसको वो पैसे दे नहीं रही है, मतलब कि उसको पहले है इसको नीड हो गई, तो उस टाइम पे ये एसबीआई नहीं दे पा रही है। तो उस टाइम पे क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगी इसके डिपॉजिट में से, एसबीआई के डिपॉजिट में से पीएनबी को दे देगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। जब आरबीआई एसबीआई के उसकी मिनिमम डिपॉजिट जो यहाँ पे उसने डिपॉजिट करा रखा था उसमें से पीएनबी को दे देगी, दिस इज कॉल्ड द क्लियरिंग हाउस। वी आर स्टडी द डेफिनेशन। तो क्या है यहाँ पे, वन बैंक रिसीव्स ए चेक ऑफ सम अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम अनदर बैंक। चेक्स ऑफ बैंक बोथ द बैंक्स आर क्लियर थ्रू देयर अकाउंट्स विद सेंट्रल बैंक। यहाँ पे क्या होता है, दोनों के वो क्लियर किए जाते हैं इन द बोथ आर द सेंट्रल बैंक के, जो भी मिनिमम उसमें जितना डिपॉजिट था उससे इट अवॉर्ड्स ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन द बैंक्स रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। तो यहाँ पे क्या होता है, उस दोनों में से उन दोनों की मिनिमम रिजर्व में से वो क्लियरिंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है आरबीआई क्लियरिंग बिटवीन द कॉमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे आरबीआई इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। जब आरबीआई इन दोनों के बीच में एक का क्रेडिट दूसरे को उसके मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट से मतलब कि दे देता है, तो उसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। एंड सेवंथ एंड लास्ट फंक्शन ऑफ द आरबीआई। तो इसमें क्या होता है, इट डील्स विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी एंड इकोनॉमी। मतलब कि कंट्रोल करता है कि हमारे मनी सप्लाई को इन द इकोनॉमी में, कि मनी सप्लाई को कब इंक्रीज करना है एंड कब डिक्रीज करना है। बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट by the commercial bank, central bank needs to control the supply of money to cope with the situation of inflation और deflation। जब भी मतलब कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आ जाता है तो आरबीआई क्या करता है, उसको स्टेबलाइज करता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो इस क्रेडिट क्रिएशन की हेल्प से क्या करता है कि उसको कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो वो सिचुएशन क्या होगी, मतलब कि पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, दिस इज कॉल्ड महंगाई, मतलब कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मतलब कि मंदी, मतलब कि वेयर द सिचुएशन इज द मनी इज लेस, जहाँ पे क्या पैसे कम होंगे।
तो वो किसी सिचुएशन होगी डिफ्लेशन, तो दोनों ही सिचुएशन में क्या करेगा, आरबीआई कंट्रोल कर देगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं रिसेशन। और यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा मतलब कि महंगाई होगी, पैसे ज़्यादा होंगे इकोनॉमी, इसलिए महंगाई होगी। तो ऐसे में क्या कर देगा, आरबीआई मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा और स्टेबलाइज कर देगा। और डिफ्लेशन के सिचुएशन में क्या करेगा कि मतलब पैसे कम है, इसका मतलब क्या करेगा, आरबीआई इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो आरबीआई क्या करेगा, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये 7 फंक्शन थे, अब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कि इसके लिए आरबीआई के क्या क्या मेथड्स है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिटेल। तो अपन इसकी टेक्निक्स को पढ़ते हैं। तो टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विद सेंट्रल बैंक। तो देयर आर द 2 मेथड्स ऑफ द क्या है, कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट। फर्स्ट वन इज द क्वांटिटी और जनरल मेथड, सेकंड वन इज द क्वालिटी और सेलेक्टिव मेथड। तो इसमें क्या क्या आता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड फिफ्थ वन इज द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसमें क्या आता है, CRR एंड SLR, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। एंड क्वालिटी इसमें क्या आएगा, मॉरल सोसाइटी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, एंड some or include but is not the your syllabus including the higher education. So there are the 3 important moral association, rationing of credit and margin requirements. So we are discussing about the quantitative tool and qualitative tool in the next class. Thank you.